अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, फिज़िक्स की तैयारी कर रहे होंगे, फिज़िक्स की भी और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो आज हम जो है फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स है उसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, वर्क एंड एनर्जी, उसके बारे में हम उसका सारा इनर व्यू लेंगे कि हम किस तरीके से उसके MCQs चैप्टर के अंदर से और किस तरीके से हम इनर उनके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो वर्क है। तो वर्क के बारे में हमने देखना है कि वर्क क्या होता है। ठीक है, तो इसमें ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विया फोर्स। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विया फोर्स इज कॉल्ड डूइंग वर्क। कि फोर्स के ज़रिए हम एनर्जी को जब किसी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो इसका मतलब है कि काम हो रहा है, काम कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर तो एनर्जी ट्रांसफ़र टू द ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव वर्क होगा। और अगर एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम द वर्क है, फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, तो वो नेगेटिव वर्क होगा। ठीक है, ये इसकी आपने इनकी डायरेक्शन जो है वो देखनी है कि पॉजिटिव वर्क कब होगा और नेगेटिव वर्क कब होगा। उसके बाद वर्क के अंदर दो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, एक होगी फोर्स और एक होगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये इन दो चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। उसके बाद हम वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स है कि अगर हम कांस्टेंट फोर्स की बात करते हैं वो ऐसी फोर्स होती है जो कि जिसकी डायरेक्शन भी और उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होती ड्यूरिंग ऑल द प्रोसेस। उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम रहती है, जो उसकी मैग्नीट्यूड है वो भी सेम रहती है। ठीक है, तो उस फोर्स के ज़रिए जो हम वर्क डन देखते हैं तो वो वर्क डन जो है दैट इज़ इक्वल टू W इज इक्वल टू F डॉट D। तो इसमें क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसलिए वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है इसमें हमने फोर्स अगर एंगल बना रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो फिर हमने फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, यानी हम F cos थीटा लेंगे D के साथ। या अगर फोर्स का एंगल नहीं बन रहा तो D का एंगल बन रहा तो हम D का वो कंपोनेंट लेंगे जो कि फोर्स के लॉन्ग होगा, तो वो D cos थीटा होगा और फोर्स जो है वो फुल होगी। लेकिन दोनों केसेस में जिसका आंसर है W का वो F डॉट T ही होगा। और फिर हमने इसकी जो यूनिट है वो देखनी है इसमें। तो एक तो हम देख चुके हैं कि वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो उसकी जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट जो है वो जाउल है। ठीक है, तो जाउल दैट इज इक्वल टू द न्यूटन मीटर। इन जाउल को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर एक फोर्स जो है वो किसी बॉडी पे लग रही है वो 1 न्यूटन है और वो बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है 1 मीटर का। ठीक है, तो उस केस में जो उस बॉडी पे वर्क हो रहा है वो 1 जाउल होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसकी डायमेंशन देखनी है, क्योंकि इसमें F है और F की डायमेंशन क्या होती है मैं बता चुकी हूँ पहले आपको कि F की डायमेंशन जो है F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो इसमें जो डायमेंशन होगी इसकी वो कैपिटल M होगी। ठीक है, और साथ L ओवर T की पावर स्केयर 2 होगी। ठीक है, L ओवर T का स्केयर होगी। ठीक है, तो साथ क्योंकि इसमें डिस्टेंस भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए इसकी जो डायमेंशन टोटल बनेगी इसकी वो क्या होगी ML स्केयर T की पावर -2। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी जो कुछ स्पेशल केसेस हैं वो हमने देखने हैं इसमें कि अगर तो हमारा जो F या D जो है वो दोनों फर्स्ट जो हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं एक्स और वाई एक्सिस के, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो हमारा वर्क जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो उस केस में थीटा जो है 90 से लेस होगा तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। और अगर थीटा की जो वैल्यू है वो 90 से लेकर 180 तक होगी तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 होती है तो cos 90 जो है वो 0 होगा, तो वर्क डन जो है वो नहीं होगा, 0 होगा। और अगर थीटा की वैल्यू जो है वो 0 होती है तो cos 0 1 होता है, तो वर्क डन जो है वो उस केस में मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये उस चीज़ों से आपने याद रखना है इनको। उसके बाद जो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम देखते हैं कि जो ग्राफ होता है उसमें हमने फोर्स को लेना होता है अलोंग द वाई एक्सिस, और जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है इसको हम लेते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। क्योंकि हमने जो फार्मूला पीछे पढ़ा है W इज इक्वल टू F डॉट D, ये फार्मूला ओनली फॉर कांस्टेंट फोर्स है। तो हम कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं। इसमें फोर्स जो है इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं कर रही, बढ़ नहीं रही, बल्कि ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है और ये चेंज नहीं हो रही। तो इस जो ग्राफ है इसके जो नीचे जितना भी सारा एरिया होगा वो जो सारा एरिया है F इंटू D वो वर्क के इक्वल होगा। ठीक हो गया। तो इस केस में जो है
इसके एरिया जो है इसको हम कहेंगे कि वो एफ डी के इक्वल आ रहा है तो वो डब्ल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आ सकता है कि अगर आपने एक पर्सन ने कोई जो है पेल या कोई बकेट जो है इसमें उठाई हुई है, वो आगे की तरफ जा रहा है, तो उसमें वो कितना अपवर्ड डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है, तो वर्क डन कितना होगा। तो इसमें यह है कि इसमें कोई काम नहीं होगा, क्योंकि वो जो फोर्स लगा रहा है वो अपर डायरेक्शन में लगा रहा है, और उस बकेट को या उस पेल को उठा के वो आगे जा रहा है जो डिस्प्लेसमेंट है उसके, और जो फोर्स लगा रहा है उसके दरमियान में जो एंगल है वो 90 का होगा, और कॉस 90 जो है वो 1 होगा, तो सॉरी कॉस 90 जो है वो 0 होगा। तो उस केस में डब्ल्यू जो है जो उसकी वैल्यू 0 आएगी, तो कोई वर्क नहीं हो रहा इस केस में। ठीक है, इसके अलावा एक और भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि अगर एक शख्स जो है वो दीवार के ऊपर खड़ा होकर ज़ोर लगा रहा है, दीवार को फोर्स तो वो लगा रहा है, लेकिन जो कि दीवार मूव नहीं कर रही, डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 है, तो इसलिए जो है वो वर्क भी हमारा 0 होगा। ठीक है, तो ये जो फार्मूला हमने पढ़ा है W इक्वल टू एफ डी या एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा वाला, ये हमेशा कांस्टेंट फोर्स के लिए अप्लाई होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फ़ोर्स हमारे पास कांस्टेंट हो, बल्कि फ़ोर्स हमारे पास वेरिएबल भी हो सकती है। तो वेरिएबल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस जो है इन दोनों में से कोई चीज़ जो है वो चेंज हो, यानी जो डिस्टेंस से मुराद उसकी मैग्नीट्यूड हो गई, तो या डायरेक्शन चेंज हो रही होगी या उसकी जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रही होगी। तो इन दोनों केसेस में जो फोर्स होगी वो वेरिएबल फोर्स होगी। तो इसमें फोर्स चूँकि चेंज हो रही है या उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, तो इसमें हर पॉइंट पर जो फोर्स है उसको वो डिफरेंट होगी, इसलिए हम इसके नाम रखेंगे कि उस पूरे जो पाथ है उसको हम स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं, और जो लेंथ होगी उनकी तमाम पैचेस की वो डेल्टा D1 डेल्टा D2 एंड सो ऑन डेल्टा DN तक होगी, और हर पैच के लिए जो फोर्स होगी वो F1 F2 F3 एंड सो ऑन FN तक होगी। तो हम क्या करेंगे कि हर एक के लिए हम अलग अलग जो है वर्क डन फाइंड कर लेंगे, और फिर हम तमाम इनको वर्क डन्स को ऐड करेंगे। तो जो उसका सपोज हम कहते हैं कि डेल्टा W1 जो है वो F1 डेल्टा D1 या F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1 है, सिमिलरली जो डेल्टा W2 है वो F डॉट डेल्टा D2 होगा, या F2 cos थीटा 2 इंटू डेल्टा D2 होगा। ठीक है, तो इस केस में जो इसके जो सारा जो एरिया है जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है और जो वर्क भी हो रहा है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल पैचेज में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, और हर एक F1 के लिए F2 के लिए F3 के लिए एंड सो ऑन, हर एक के लिए हम अलग से इनका जो एरिया है वो फाइंड करेंगे। जो एरिया जो होगा ना वो वर्क के इक्वल होगा, डेल्टा W1 डेल्टा W2 डेल्टा W3 एंड सो ऑन, और फिर इन तमाम वर्क्स को हम ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया, तो टोटल वर्क डन जो होगा वो हम ऐड करेंगे, तो डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस सो ऑन डेल्टा WN, और इनकी जो वैल्यूज हैं पुट करेंगे, F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1 प्लस F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2 एंड सो ऑन एन तक लेके जाएंगे। उसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, ये सिंबल है ये सिग्मा का है ना, तो ये आई इज इक्वल टू 1 to n आएगा, और साथ एफ आई लिखेंगे और कॉस थीटा आई और डेल्टा डी आई। तो टोटल वर्क जो है इसी से हम फाइंड कर लेंगे। अगर हम ग्राफिकली हम वर्क फाइंड करना चाह रहे हैं टोटल, तो उस केस में भी हमने ग्राफ जो है वो ड्रा करना है इसका, तो उसके जो एरिया आ रहा है सारे का सारा, उसको भी हम स्मॉल पैचेज में डिवाइड करके उनको हम ऐड कर लेंगे, तो वो टोटल वर्क के इक्वल होगा। इसमें हमने लिमिट जो है वो अप्लाई करनी है। तो ये जो पैचेज हैं वो इतने क्लोज हैं क्योंकि जो डेल्टा डी नियरली अप्रोच कर रहा है 0 को, और सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n F I cos थीटा आई डेल्टा डी आई होगा। जो इसका एरिया होगा इसका कर्व के नीचे वो सारे का सारा जो एरिया है वो वर्क डन के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है, नेक्स्ट टॉपिक जो है कि अर्थ के गिर्द जितनी स्पेस, सारी स्पेस जिसके अंदर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं, दैट स्पेस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक हो गया, तो इसकी ये है कि अगर जो है इसमें इसकी भी कोई डायमेंशंस हैं कि अगर इसमें बॉडी जो है वो ऊपर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर होगा, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो डाउनवर्ड होगा, तो एंगल इसमें 180 का बनेगा। कॉस 180 जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो हमारा जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर बॉडी नीचे आ रही है और फोर्स जो है ग्रेविटेशनल की वो फोर्स वो भी डाउनवर्ड है, तो दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 0 का होगा, तो cos 0 1 होता है, तो जो वर्क है हमारा वो पॉजिटिव होगा। अगर इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में जो एंगल है वो 90 का हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में हमारा जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। ठीक है,
तो उसके बाद जो वर्क डन, इसमें इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हमने प्रूव करना होता है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है कि नहीं है। तो कंजर्वेटिव फील्ड जो है वो ऐसा फील्ड होता है जिसमें वर्क डन जो है वो उसकी जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जस्ट इसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम जो मर्जी पाथ हम तैयार कर रहे हैं, हमारा जो आंसर है वो सेम आता है। जैसे यहाँ पे एक कर्व बनी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला पाथ 1 है, ये वाला पाथ जो है वो 2 है, और ये वाला पाथ जो है वो 3 है। तो हम हर एक पाथ के लिए अलग से वर्क डन हम फाइंड करते हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं इनके लॉन्ग जो पाथ होगा वर्क डन होगा, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इनके दरमियान में एंगल जो है वो 90 का होगा, तो cos 90 जो है वो 0 होता है। इसलिए ये वाली जो लाइन है पाथ 1 की और जो ये वाली लाइन है पाथ 2 की, इन दोनों के लिए जो वर्क डन है वो 0 होगा। और बॉडी अगर ऊपर जा रही है तो वर्क डन जो है वो माइनस नेगेटिव में होगा, क्योंकि एंगल जो है 180 का बन रहा है, तो cos 180 माइनस का होगा। ठीक है, तो ये इसके अलॉन्ग जो वर्क डन है वो माइनस mgh है। और इसमें इस तरह भी हम अगर फाइंड करते हैं तो यहाँ पर भी माइनस mgh है। इस पाथ के अलॉन्ग जो टोटल वर्क डन होगा वो 0 माइनस mgh, तो वो माइनस mgh ही आंसर आएगा। इस पाथ के अलॉन्ग भी माइनस mgh प्लस 0, वो सेम आंसर आएगा। और इस तरह का पाथ अगर हो तो उसको हम स्मॉल पैचेज में डिवाइड करके, तो जो उनके ये कंपोनेंट्स होंगे हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे, हर एक के लिए हमने अलग अलग वर्क डन फाइंड करना है, फिर उनको ऐड करना है। तो उनका जो आंसर है वो भी जो है वो माइनस mgh ही आएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो हम मर्जी पाथ तैयार कर लें, हमारा जो टोटल वर्क डन है वो माइनस mgh ही आएगा। जिसका मतलब है कि वर्क डन जो है वो इसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। तो इस तरह का जो फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है, और जिसमें ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इसमें चूँकि इस कंडीशन को वो फॉलो कर रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होगी। ठीक है, या इसके अलावा एक और डेफिनेशन भी है कि अगर हम एक क्लोज पाथ लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर जाते हैं, इधर आते हैं, फिर इधर आते हैं, तो वर्क डन अलॉन्ग ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक कंजर्वेटिव फील्ड की एक डेफिनेशन है, कंजर्वेटिव फोर्स की भी, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन 0 हो गया, ऊपर जाते हुए वर्क डन नेगेटिव हो गया, यहाँ फिर 0 हो गया, और नीचे आते हुए वर्क डन जो है पॉजिटिव हो गया। तो क्लोज पाथ के लॉन्ग जो वर्क डन हो गया, टोटल वर्क डन वो 0 हो गया। तो ये भी एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर वर्क डन जो है वो लॉन्ग क्लोज पाथ वो 0 हो, उसे भी हम कहते हैं कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है, और जो उसके अंदर फोर्स काम कर रही होगी वो कंजर्वेटिव फोर्स होगी। ठीक हो गया। इसके अलावा इसमें आपने के बी एक्सप्रेशन याद करना है कि पावर के बारे में हम नेक्स्ट देखते हैं कि 1 हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के इक्वल होता है। ये भी आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, या 550 फुट एलबी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमने पावर के बारे में क्योंकि नेक्स्ट पढ़ना है। तो पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, ये टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, वो पावर होती है, एवरेज पावर होगी। ठीक है, तो जो है इसमें इसको एवरेज हम लिखेंगे पी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। टोटल वर्क डन जो हुआ है और टोटल टाइम जितना लगा है, तो इन दोनों की जो रेशियो होगी वो एवरेज पावर होगी। अगर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस पावर की, यानी एट एनी इंस्टेंट अगर हम पावर फाइंड करना चाह रहे हों, तो उसमें वो इंस्टेंट जो है वो लम्हा जो है वो इतना शॉर्ट होता है कि डेल्टा टी जो है वो नियरली अप्रोच कर रहा होता है 0 को। तो पी आई एन एस लिखेंगे, साथ लिमिट लगाएंगे, साथ डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी होगा। ये इंस्टेंट पावर जो है उसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद पावर की जो यूनिट है वो क्या होती है? वाट होती है। तो वाट 1 वाट जो है उस वक्त पावर होगी जब 1 जाउल वर्क हो रहा होगा 1 सेकंड के अंदर। तो हम कहते हैं कि पावर की जो 1 वाट पावर जो है वो इसमें यूज़ हो रही है। ठीक है, इसके अलावा जिसकी एक कमर्शियल यूनिट है वो इसकी क्या होगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी की। वो हम कहते हैं कि वो जो इसकी यूनिट है वो किलो वाट आवर है। तो किलो की जगह हम 1000 वाट लिखें और आवर की जगह पे हम 3600 सेकेंड्स लिखते हैं, तो ये हमारा बनता है 36 और साथ हम 5 जीरो लगाएंगे। तो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो 3.6 10 के पास 6 जाउल्स या 3.6 मेगा जाउल्स आता है। तो जाउल जो है वो ये शो कर रहा है कि जो किलो वाट आवर है ये पावर की यूनिट नहीं है, बल्कि ये एनर्जी की यूनिट है। क्योंकि अगर हम पावर को हम इसमें आवर भी आ रहा है, किलो वाट आवर है हमारे पास। ठीक है, तो वाट किलो वाट जो है पावर की यूनिट है, साथ टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, आवर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम पावर के साथ टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क आता है, और वर्क जो है वो एक एनर्जी है, इसलिए किलो वाट आवर जो है वो एनर्जी की ही यूनिट है। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि 1 किलो वाट आवर जो है वो 3.6 मेगा जॉल के इक्वल कैसे होगा, प्रूव करें। ये भी आपने इसको करना है। और यहाँ पे आपने वाट की जगह पे जाउल पर सेकंड लिखना है, और ये वाला सेकंड भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो दोनों सेकंड जो है कैंसिल हो गया, बाकी सिर्फ जॉल बचता है, जिससे ये शो हो रहा है कि ये एनर्जी की यूनिट है। इसके अलावा एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर के अंदर से वो आ सकता है आपका, कि आपने प्रूव करना है कि जो है पावर जो है इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपने इसमें प्रूव करना है। तो ये आपका इसमें आएगा जो पावर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी इक्वल टू 0 डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। यहाँ पर जस्ट पावर की डेफिनेशन जो है वो अपने इंस्टेंटेनियस पावर जो है इसको लिखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि डेल्टा डब्ल्यू की जगह पे आपने एफ डॉट डेल्टा डी लिखना है, क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है। तो फिर आपने फोर्स को बाहर निकाल लेना है और लिमिट को आपने ब्रैकेट के अंदर कर देना है। तो ये डेफिनेशन जो है ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है, तो ये बन जाएगा एफ डॉट वी। तो पावर की एक और डेफिनेशन जो है वो आ जाती है कि पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये जो प्रूफ है इसका ये भी आपका एज ए शॉर्ट क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है एनर्जी के बारे में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि एनर्जी क्या होती है। एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी हो गई और एक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी बॉडी के अंदर होती है ड्यू टू इट्स मोशन। एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला 1/2 mv² हो गया। और द एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन, ये पोजीशन की वजह से जो एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर होती है वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसका फार्मूला mgh है कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड या स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज कॉल्ड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका जो फार्मूला होगा वो 1/2 kx² होगा। ठीक है, के क्या चीज़ है इसमें, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एक्स क्या है, उस स्प्रिंग की एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये जो है इसकी एनर्जी की और वर्क की जो यूनिट्स हैं वो सेम होंगी। उसके बाद जो ये आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट एंड प्रूव द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ये भी आपका एज ए शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। इसमें भी आपने जस्ट वर्क डन का फार्मूला लिखना है। एफ डी को पहले आपने बताना है कि इसमें एम क्या है, वी आई क्या है, वी एफ क्या है, एफ क्या है, डी के सारा मेंशन करना है। फिर आपने वर्क डन जो है वो इक्वल होता है इसकी जो एस की जगह आपने डी लिखना है। ठीक है, तो ये 2AD जो आपने पीछे इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है 2AS इक्वल टू VF² माइनस VI², उसमें आपने एस की जगह पे डी लिखना है। और डी विल बी इक्वल टू आप 2 को इधर ला के डिवाइड करेंगे तो VF² माइनस VI² आएगा। और फिर आपने चूँकि फार्मूला F इज इक्वल टू एम में होता है तो आपने इस इक्वेशन के इस साइड पर F से मल्टीप्लाई करना है और इस साइड पर एम से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इस साइड से आप जब F से मल्टीप्लाई करेंगे तो FD क्या बन जाएगा, वर्क। और इस साइड पर जब आप एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम का जो ए है वो कैंसिल हो जाएगा इसका। ठीक है, तो बाकी एम जो है वो आपने VF² माइनस VI² से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, तो ये आपका बन जाएगा 1/2 mv² माइनस 1/2 mvi², यानी कि ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो गया हमारा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली वी कैन आल्सो प्रूव दैट वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी हमारा जो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की ही डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का है, कि अगर हम किसी बॉडी को किसी पॉइंट पर अगर हम फाइंड करना चाह रहे हो कि यहाँ पर जो है इसकी क्या वैल्यू होगी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की, तो उस पॉइंट से हम उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाएंगे अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड और उसको लेके जाएंगे टू द इन्फिनिटी। ठीक है, यानी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एट अ सर्टेन पोजिशन इज द वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फोर्स in displacing the object from that position to the infinity। ठीक है, where force of gravity is 0। तो ऐसा करते हुए हमें जो काम करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो क्या होगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसका आपने जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो भी याद रखना है। जब भी आपको डेफिनेशन आएगी तो आपने जो इसका फाइनल एक्सप्रेशन है वो याद रखना है। इसमें हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम शो कर रहे हैं U से या UG से। यहाँ पे इसका जो फार्मूला है -GM/m/r है। इसके अंदर G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसमें जो कैपिटल M है वो अर्थ की मास है, स्मॉल m जो है बॉडी की मास है,
आर जो है वो ऑब्जेक्ट की और अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर मौजूद है तो फिर हम स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर जो है वो लगा सकते हैं। तो डेफिनेशन और फार्मूला और जो यूनिट वगैरह है वो आपने साथ लाजमी मेंशन करनी होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है ये हो गया आपका। इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एस्केप वेलोसिटी का है। तो एस्केप वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद विच इट गोज़ आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। जो वेलोसिटी हम देंगे किसी बॉडी को कि वो इतनी ज़ोर से वो इतनी तेज़ वो मूव करे कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के इफेक्ट से बाहर निकल जाए, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो भी आपने याद करना है। एक तो ये एक्सप्रेशन है इसका वी एस्केप इज इक्वल टू √2gm/r, और एक ये एक्सप्रेशन है इसका कि वी एस्केप इज इक्वल टू √2gr, ठीक है। तो इन दोनों ये डिपेंड करता है कि आपको जो क्वेश्चन आएगा वो किस टाइप का आएगा, उसमें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है या ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी बेस पे आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद जो है कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होती है, इंटर कन्वर्जन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। ये जब भी कोई बॉडी जो है वो ऊपर से नीचे गिर रही होती है तो ऊपर हाइट पर मैक्सिमम हाइट पर जो उसकी एनर्जी होती है वो कितनी होती है, पोटेंशियल होती है, और यहाँ पर काइनेटिक जो है वो ज़ीरो होगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होगी। तो हाफ mv² जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि इसकी हाइट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी है mgh वो मैक्सिमम होगी इसकी पॉइंट ए पर। और गिरते हुए दरमियान में कोई पॉइंट अगर हम लेते हैं सपोज पॉइंट बी पर आके, तो इसकी हाइट क्योंकि कम हो गई है तो h-x हो गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh-x होगी, और उसने कुछ डिस्टेंस जो कवर किया है उसकी बेस पे जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वो mgx होगी। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो फिर भी हमारा आंसर जो है वो mgh आएगा। पॉइंट ए पर भी हमारा आंसर टोटल जो एनर्जी थी वो mgh आ रही थी, पॉइंट बी पर भी जो इसकी टोटल एनर्जी होगी वो mgh ही आएगी, और पॉइंट सी पर जो नीचे वाला पॉइंट है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि इसकी हाइट ख़त्म हो गई है, ज़ीरो हो गई, तो वो पी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी, और उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर कर लिया है। यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो mgh है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर भी हमारा आंसर जो है वो mgh ही आएगा। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो हो रही हैं, लेकिन जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर है वो फिक्स है, वो mgh ही आ रहा है। तो इसका मतलब कि एनर्जी इनकी कॉन्स्टेंट है। यही जो बात है ये सारी ये एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ आ जाती है, ठीक है, कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसकी जो डेफिनेशन है ये पेपर में आ सकती है। जो वर्क वाला हमने पढ़ा है इंटर कन्वर्जन वाला, इससे मुतालिक भी आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। तो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसके आपके माइंड में कॉन्सेप्ट जो है इसका क्लियर होना चाहिए ताकि कोई क्वेश्चन आए वो आपको आता हो, ठीक है। उसके बाद जो एनर्जी के कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं इनके आपने नेम्स याद करने हैं। उनमें से भी कोई आपसे कह सकते हैं कि आप इनके 4 या 5 नेम जो है बताएं। तो इसमें एक तो एनर्जी फ्रॉम टाइड्स है, जो चांद का जो होती है ग्रेविटेशनल पुल होती है, जो समुद्र के ऊपर होती है, सीज के ऊपर होती है, उसमें वो पानी को दिन में 2 मरतबा जो है टॉय से 2 मरतबा दिन को खींचता है, अट्रैक्ट करता है, तो पानी जो है बहुत ज़्यादा हाइट तक ऊपर उठता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड टू रन द टरबाइन, ठीक है। उसके बाद एनर्जी फ्रॉम वेव्स है, जो वेव्स इतनी बड़ी बड़ी उछल उछल के आ रही होती हैं उनके अंदर भी जो एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। उनको भी हम जब यूज़ करेंगे तो उनकी मदद से भी हम टरबाइन चला के तो इलेक्ट्रिसिटी जो है पैदा कर सकते हैं। उसके अलावा इनके अंदर एक और अपरेटस जो है वो यूज़ हो रहा होता है, वो साल्टस डक है। तो इसके अंदर इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक इसका जो पार्ट है वो डक फ्लोट है, ठीक है, जो दूसरा पार्ट है इसका वो बैलेंस फ्लोट है। तो जब बहुत ज़्यादा वेव्स जो है ऊपर उठती हैं तो क्या होगा कि जो इसका डक फ्लोट है वो ऊपर उठ जाता है, जो इसका बैलेंस फ्लोट है वो नीचे होता है। तो डक फ्लोट की मदद से भी हम जो है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी मदद से भी हम जो है वो टरबाइन वगैरह चलाते हैं, और पानी को जब हम गिराते हैं उसके अंदर से तो वो एनर्जी जो है प्रोड्यूस उसको कन्वर्ट होती है इन द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद सोलर एनर्जी जो है वो क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द सन इस कॉल्ड सोलर एनर्जी। और सोलर जो एनर्जी है वो नॉर्मल इंसिडेंस में जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर वाली साइड पे जो एनर्जी पहुंच रही होती है 1 सेकंड के अंदर, और पर यूनिट एरिया उसकी जो वैल्यू है वो 1.4 किलोवाट ओवर मीटर स्क्वायर है। तो ये इसकी जो वैल्यू है ये आपके एमसीक्यूज में आ सकती है, ये शॉर्ट्स में आपसे पूछ सकते हैं। ये वैल्यू है ना ये 1.4,
कि एक्चुअली सोलर कांस्टेंट है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप डिफ़ाइन करें सोलर कांस्टेंट क्या है। तो ये आपने बताना है कि जो एटमॉस्फेयर की बाहर वाली साइड पे जो एनर्जी सोलर एनर्जी हम तक पहुँच रही है पर सेकंड और पर यूनिट एरिया, और वो जो है वो सोलर कांस्टेंट है, जो इसकी वैल्यू होती है 1.4 किलोवाट ओवर मीटर स्क्वायर होती है। लेकिन जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, डस्ट होती है या डिफरेंट वेपर्स होते हैं वाटर के, या डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, उनकी वजह से जो काफ़ी सोलर एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है। तो हम तक जो एनर्जी पहुँचती है वो 1 किलोवाट ओवर मीटर स्क्वायर पहुँचती है। ठीक है, तो फोटोवोल्टेक सेल जो हैं वो भी इसी के बेस पे काम कर रहे होते हैं। इनके अंदर भी जो है वो सोलर एनर्जी यूज़ हो रही होती है। ठीक है, तो उसके अलावा जो है इसमें एनर्जी फ्रॉम द बायोमास है। बायोमास जो है जो लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनके जो रेजिड्यूज होते हैं, जो बची हुई चीज़ें होती हैं, उनकी गलने से जो एनर्जी पैदा होती है वो बायोमास होती है। प्लांट्स गल सड़ रहे हैं, जानवरों के जो अज़ा हैं वो गल सड़ रहे हैं, तो जो उनसे एनर्जी पैदा होती है वो बायोमास होती है। तो उनके जो एनर्जी हम हासिल करते हैं, एक तो जो लकड़ी वगैरह, जो पौधे वगैरह, जो प्लांट्स वगैरह हैं, उनसे हम डायरेक्ट कंबशन से भी हम एनर्जी हासिल करते हैं। यानी हम लकड़ी जला कर हम डायरेक्ट जो है वो एनर्जी हम लेंगे उससे पानी भी गर्म करते हैं और डिफरेंट काम भी करते हैं। सेकंड जो इसका मेथड है वो है इसमें वो एनर्जी फ्रॉम द इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गया, सॉरी इसका फर्मेंटेशन मेथड जो है वो हो गया इसका। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि फर्मेंटेशन मेथड में हम जो क्या करते हैं कि चीज़ों को गलाते चढ़ाते हैं बैक्टीरिया की मदद से। ठीक है, तो जब चीज़ें गलती चढ़ती हैं तो फिर उससे जो एक गैस पैदा होती है वो बायोगैस पैदा होती है, तो उसको भी एज ए फ्यूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जियो थर्मल एनर्जी जो है उसकी भी आपको जो एनर्जी अर्थ के अंदर स्टोर होती है, अर्थ के अंदर दरमियान में बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है और उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंप्रेशन होता है अर्थ के अंदर। जो सेंट्रल पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा दबाव होता है, जिसकी वजह से जो अंदर वाला पोर्शन है जो कि मेल्ट हो चुका होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उस एनर्जी को भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हम डिफरेंट पाइप्स जो हैं वो डाल के उनके अंदर पानी डाल के, पानी जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और उनको हम जो उनकी उसके वेपर्स होते हैं, जो ही स्टीम होती है, सॉरी उसकी वेपर्स नहीं बल्कि स्टीम जो होती है उसकी मदद से हम टरबाइन चलाते हैं और बिजली पैदा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अर्थ से जो रेडियो एक्टिव डिके, जो रेडिएशन जो है वो निकल रही होती हैं, वो भी जियो थर्मल एनर्जी के अंदर शामिल होती हैं। ठीक है, ये भी आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो गीज़र्स होते हैं जो अर्थ के अंदर से वॉल्केनो या जो लावा जो है वो निकलता है तो उसके अंदर एनर्जी कौन सी होती है, तो उसके अंदर जियो थर्मल एनर्जी जो है वो होती है। ठीक हो गया, तो इसके अलावा इसमें एक वर्ड है इस टॉपिक के एंड में, एक्विफर। तो वो क्या होता है कि ये वाटर की एक लेयर होती है जो कि रॉक्स को पकड़ के रखती है, रॉक होल्डिंग वाटर की लेयर होती है, जो कि क्या होता है कि वाटर जो एक जो रॉक्स होती हैं उनको एक जगह टिका के रखती है, उनको इधर उधर मूव नहीं करने देती। वो जो वाटर की लेयर होती है, लेयर ऑफ रॉक होल्डिंग वाटर दैट अलाउज द वाटर टू परकोलेट थ्रू इट, कि पानी जो है रॉक्स के दरमियान से मूव भी करता रहता है, उनको कैच भी करके रखता है, उनको होल्ड करके रखता है और प्रेशर के साथ। ठीक है, तो वो जो वाटर की लेयर है एक्विफर है। ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक्विफर जो है उसको आपने डिफाइन करना है, ये क्या है। ठीक है, तो आई थिंक आपके जो इसके सारे इनर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ हमने उनका इंटरव्यू ले लिया है, तो ताकि इनमें से कोई MCQs वगैरह आते हैं तो आपने उनको अच्छी तरह देखना है, उनको याद करना है। अंदर से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ छोटे से प्रूफ आते हैं, तो वो भी आप देखिएगा। इसके अलावा जो इसके अंदर एक्सरसाइज वाले जो इस चैप्टर के अंदर जो फार्मूले इस्तेमाल हुए हुए हैं उनको भी आपने अच्छी तरह देखना है। ठीक है, तो ताकि आपसे कोई प्रॉब्लम या कोई इस टाइप का क्वेश्चन आए तो वो भी आपको आता हो। बाकी इसके अलावा जो चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं वो तो आप लोगों ने लाजमी करने ही करने हैं, तो इन क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह देखिएगा और इस वीडियो को आप बार बार सुने ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों, एक एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो इसके बुक्स चैप्टर के साइड्स पे जो डू यू नो दिए हुए होते हैं वो भी आप अच्छी तरह देखा करें, उसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके इसमें कुछ जो है सपोज कुछ देखिए इसमें कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको इनर व्यू के लिए आपको पेपर में आए। ये डू यू नो वाले जो क्वेश्चन हैं ये आपने लाजमी देखने हैं कि जो फार्मूलाज वगैरह दिए हुए होते हैं, फॉर यू इन्फॉर्मेशन हो गई या फॉर ये सारे जो हैं डू यू नो वाले क्वेश्चंस, ये भी आप अच्छी तरह देखेंगे। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरह देखना है इनको, और ये जो आपकी वीडियो है इसमें मैंने सारा आपको तफसील से बताया किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपने जो है सारी ये वीडियो भी अपने जो आपके जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जो दोस्त हैं, उनको शेयर करें और वो इसको सुने गौर से बार बार ताकि उनके कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हों। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी नई वीडियो भेजूँ तो आपको फ़ौरन से मिल जाए।
ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से आप तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।